हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने रैंक निकालना सीखा था। आज हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो टाइप के हैं, होमोजीनियस जिसके राइट साइड में जीरो होता है, नॉन होमोजीनियस जिसके राइट साइड में जीरो नहीं होता है। इन दो टाइप को आज पढ़ेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इस बात के ऊपर जो बातें मैंने अभी बताई ये हम पूरे लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, टॉपिक नंबर 2 है हमारे चैप्टर नंबर 3 का, मैट्रिसेस का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसका टॉपिक नंबर 2 का टाइप नंबर 1 है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आप समझिए जरा बात को। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर हम लिखते हैं तो उसे ऐसे लिखते हैं कि कैपिटल A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। कैपिटल A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। A जो है वो कुछ और नहीं है, वो A I J का कोई मैट्रिक्स है। A I J कितने ऑर्डर का? M क्रॉस N ऑर्डर का। और ये X क्या है? X एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होगा, X I J। ये कितने ऑर्डर का होगा? ये उतने ऑर्डर का होगा जो ये N है ना, N से शुरू होगा, ये N और एक ही कॉलम होगा, N क्रॉस 1। ये बीच वाला मल्टीप्लाई का रूल होता है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब इस फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले की रो के बराबर हो। तो ये ना मैच करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमेशा, ऐसा। तो फिर ये A जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है, X जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाता है, और राइट साइड में B जो है वो कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसमें एक ही कॉलम होगा, और फिर ये जो है स्मॉल b i j कहलाएगा। और स्मॉल b i j, देखो ध्यान दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n कॉमन है, रिजल्ट जो आएगा वो m क्रॉस 1 का आएगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? रिजल्ट होगा m क्रॉस 1। तो फिर उतने ही ऑर्डर का सामने मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या ये m क्रॉस 1 का बनेगा, इसलिए तो रिजल्ट जो है m क्रॉस 1 का है। इसी वजह से यहां भी क्या लिखा जाएगा? m क्रॉस 1 लिखा जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है इसको। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसे हम होमोजीनियस कहते हैं अगर राइट साइड RHS 0 हो जाए। इफ B, कंप्लीट B, जिसको हम कह रहे हैं Bij ऑफ m क्रॉस 1 इज नथिंग बट 0 हो जाए। ये चलो सिंपल सी बात लिख देता हूं, क्या इतना घुमाना, ऐसे लिख देते हैं। इफ B इक्वल टू 0, अगर RHS 0 है, देन A into X is equal to 0 is called homogeneous system of linear equation। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे कहते हैं हम होमोजीनियस। बस इतनी सी छोटी सी बात है। अगर ये 0 है, RHS 0 है सिर्फ, तो फिर इसे क्या कहते हैं हम? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अगर ये RHS 0 नहीं होगा तो इसका दूसरा टाइप है नॉन होमोजीनियस। क्या इतनी बात आपको समझ में है? होमोजीनियस जिसमें RHS 0 है, नॉन होमोजीनियस जिसमें RHS 0 नहीं है। क्लियर कट समझ में आ रहा है? यानी RHS में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये कैसे लिखा गया पहले एक बार फिर से समझ लो। Ax इक्वल b, बस आपको ये याद रखना है, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इन्हें? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है? इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका नाम है, ठीक है। ये तो वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इनका नाम कुछ खास मायने नहीं रखता,
इसका नाम मायने रखता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इक्वेशंस आपको एक्स वाई जेड में दी जाएगी, x1 x2 x3 में दी जाएगी, उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे आप उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। 12th क्लास में आप क्या करते थे, वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे, ए इनवर्स, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए निकालते थे ना, ए इनवर्स निकालते थे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए जो है ना अपॉन में होता है, अगर वो जीरो नहीं है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? 12th क्लास में क्या करते थे, मैं रिव्यू देता हूं 12th क्लास का। 12th क्लास में क्या करते थे आप कि जो ए इनवर्स निकालते थे ना किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपको याद होगा तो वो क्या होता था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसे। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो फिर ए इनवर्स निकल के आ जाता था, और अगर ये जीरो हो जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा? जब उसकी कंप्लीट एक रो जीरो हो जाए, जब उसकी रैंक बदल जाए, जब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। कितनी सारी बातें पढ़ ली अब एक साथ, कनेक्ट करो इन डॉट्स को। डिटर्मिनेंट जीरो कब होता है? जब उस रैंक को आप देखें, जिस क्वेश्चन की रैंक है 3/3 का है मान लो, उसका डिटर्मिनेंट आपको देखने से निकाला आपने डिटर्मिनेंट और जीरो आया, इसका मतलब रैंक 3 से कम है ना? 3 नहीं है, बस इतना पक्का है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी कंप्लीट कोई एक रो जीरो हो रही होगी, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद डिपेंड कर रही होगी, इसलिए जीरो हो रही होगी ना। समझ में आया? तो उस केस में एलडी बेसिस के केस में डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अगर इक्वेशंस एलडी है ना आपके लीनियरली डिपेंडेंट, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। और अगर इक्वेशंस एलआई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इतनी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये पिछले कई दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। डिटर्मिनेंट जीरो तब होता है, इसका मतलब उसकी कोई एक रो जीरो हो रही होगी, एक रो जीरो हो रही होगी, इसका मतलब कोई रो डिपेंड कर रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट कहलाएगा। कितनी बात आपको समझ में आ रही है? अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब देखो यहां पर समझो कि a इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, अगर ये इक्वेशंस का a इंटू एक्स इक्वल टू जीरो में a का इनवर्स एग्जिस्ट करे, a का इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो इसको अगर मैं लेफ्ट ऑपरेट कर दूं a इनवर्स से, तो यहां क्या आएगा? a इनवर्स इंटू a, और राइट साइड में a इनवर्स इंटू जीरो, वो तो जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। लेफ्ट में क्या होने जाएगा? a इंटू a इनवर्स i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर x इज इक्वल टू जीरो। x मतलब ये सभी x, x1 x2 x3 या x y z, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज अ आंसर ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, और उसी को कहते हैं हम ट्रिवियल आंसर, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो, ट्रिवियल का मतलब सीधा जीरो समझो आप, ट्रिवियल का मतलब जीरो। तो अब देखो हम यहां पर क्या कहने जा रहे हैं, इफ a इनवर्स एग्जिस्ट दैट इज डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू जीरो, then a into x equal to 0 has a solution। क्या सॉल्यूशन है? देखो has a solution, कैसे सॉल्यूशन आएगा? दैट इज अगर आप इसका a इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे, a को x के साथ, तो यहां a इनवर्स इंटू जीरो आएगा, ऐसे। जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स से है, और ये क्या बनने जाएगा? ये i बनेगा, और ये x होगा इज इक्वल टू राइट साइड में जीरो, इसका मतलब x इक्वल टू जीरो। इट मींस ये जो लिखा ना हैज अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या है? जीरो है। इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हमेशा होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन।
अदर नेम, अदर नेम, जीरो का ही अदर नेम है ये, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इतनी बात आपको समझनी है। तो आपको ना होमोजीनियस में दो काम करने, या तो आप ट्रिवियल सॉल्यूशन बताएंगे या आप नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बताएंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, जब उसकी रैंक जितनी दिख रही है उतनी ही हो, जब उसकी रैंक जितनी दिख रही है उतनी हो, चेंज ना हो। सुन पा रहे हैं ना? ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब रैंक डज नॉट चेंज। मैं रेड पेन से लिख देता हूं इसको, दैट इज रैंक डज नॉट चेंज, और रैंक चेंज नहीं होती, दैट इज LI। याद करो इस वर्ड को, कहीं लिखवाए थे मैंने ही, कहां लिखवाए थे? LILD पढ़ाया था जहां पे। LILD निकालने का तरीका था ना रैंक निकालने का। रैंक अगर चेंज नहीं हुई तो LI, रैंक चेंज होगी तो LD, और रैंक चेंज नहीं होगी कब? जब कोई सारी रोज नॉन जीरो है। अगर जीरो होगी तो अभी वो चेंज हो जाएगा, LD हो जाएगा। अगर ये केस ऐसा है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा x इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो सॉल्यूशन है, और जीरो सॉल्यूशन का ही नाम क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है। जीरो मतलब अपने मन में ट्रिवियल समझ लो। जीरो मींस ट्रिवियल, मतलब अपने आप ही एक वैल्यू तो हमेशा रहेगी, जैसे कि नल स्पेस में हमेशा ट्रिवियल जीरो तो रहता ही है, कोई और नल स्पेस में रहे ना रहे जीरो रहेगा। आगे बात समझ? यानी इन इक्वेशंस को ax प्लस बी को, ax इक्वल जीरो को कोई और सेटिस्फाई करे ना करे, लेकिन जीरो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर इक्वेशन होमोजीनियस है। तो ये वाला क्या कहलाता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर, अब ध्यान से सुनना, अगर ये डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो फिर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ax इक्वल टू जीरो में, ध्यान से सुनना, अगर डिटरमिनेंट A इक्वल टू जीरो हो जाए तो आप यही तो कहोगे कि उसकी रैंक चेंज हो जाएगी। रैंक चेंज होगी तो इसका मतलब एक 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 रो कंप्लीट जीरो नहीं हो जाएगी। एक रो कंप्लीट जीरो होगी तो ये जरा मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, इसमें m रो होंगी, n कॉलम्स हैं। अगर एक रो जीरो हो गई तो अब आपका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो m में से एक कम होके आएगा ना, m में से एक कम होके आएगा। ध्यान से सुन रहे हो आप? यानी, और यहां पर जो है एक वेरिएबल फ्री हो जाएगा। फिर क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से समझो, यहां a अगर जीरो हो जाए, ये जीरो होगा तो फिर ये इक्वेशंस, इसके A मैट्रिक्स की एक कंप्लीट रो जीरो होने की वजह से एक वेरिएबल फ्री होगा। याद करो वो बेसिस जो निकलवाता था मैं पीछे से बैक सब्स्टिट्यूट करके, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C और D की टर्म्स में निकालते थे ना हम, वो फ्री वेरिएबल होने की वजह से निकालते थे, क्योंकि एक कंप्लीट रो जीरो हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है देखो, लिख देता हूं मैं आपके लिए ऐसे, इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू जीरो देन A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हाँ बोलो, इसका मतलब क्या है? रो जो है वो चेंज होगी, रैंक चेंज हो जाएगी, और रैंक चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है? LD है, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। वो कलेक्शन लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये सारी बातें कनेक्टेड है। अब उस केस में क्या होगा देखो, जो मैट्रिक्स आएगा ना आपका A, तो A में मान लो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो ये वाली तो जीरो हो जाएगी ना ऐसे करके पूरा। और मान लो 3/3 का है, तो अगर आप इसमें लिखेंगे तो x, y और z, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, और राइट साइड में क्या होगा? यहां 0 0 0 ऐसे चल रहा होगा। ऐसे तो इक्वेशन होगा। अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कुछ भी करके, तो फिर यहां एक रो जीरो होने का मतलब क्या होता है? एक रो जीरो होने का मतलब यह है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फ्री हो जाएगा, कम से कम एक। जैसे ही एक रो जीरो होगी तो यहां एक्स वाई जेड की कोई इक्वेशन आएगी, यहां वाई जेड की कोई इक्वेशन आएगी, क्योंकि इस वाली पोजीशन पे तो आप जीरो बना ही दोगे ना। ये वाली पोजीशन जो है ना डायगोनल वाली, ऐसे 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 ऐसे, ये पोजीशन तो इस तरह से कंप्लीट जीरो हो ही जाएगी ना। बात समझ में आ रही है? डायगोनल वाली। इसका मतलब यहां एक्स वाई जेड पे आप कुछ करोगे
तो ये एक्स वाई जेड में आएगी, नीचे वाली वाई जेड में आएगी। एक इक्वेशन ऐसी आएगी एक्स वाई जेड वाली ऐसे करके, और दूसरी क्या आएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसका एलसी, और दूसरी क्या आएगी एलसी ऑफ वाई जेड ऐसे। यहां से क्या करते हो आप, यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z बना देते हो, और ऊपर से क्या होगा, ऊपर से x की वैल्यू एक फंक्शन बनाते हो, इसे f2 कह देता हूं। यहां पे f1 फंक्शन आएगा किसका, y और z का, और जैसे आप इस z की वैल्यू y की वैल्यू यहां पर रखते हो, y की वैल्यू यहां रखोगे तो फिर एक नया फंक्शन बनेगा f1 डैश, किसमें, सिर्फ z में ऐसे, x की वैल्यू जैसे ही आप इस वैल्यू को रखोगे ना तो x का एक फंक्शन आएगा f1 डैश, तो तब वो किस में आएगा, वो भी z में आएगा। तो कहने का मतलब यहां x की वैल्यू भी z में आ जाएगी, y की वैल्यू भी z में आ जाएगी। यहां पर जो z है उसी को हम कहते हैं फ्री वेरिएबल। आगे बात समझ, तो यहां पर जो z है ना, इन दोनों केस में उस z को कहते हैं फ्री वेरिएबल। अब बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना यह चाह रहा हूं कि अगर यहां से आप सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे ना, x की वैल्यू निकालोगे वो भी z की टर्म में आएगी। मान लो k टाइम्स z आ रहा है, y की वैल्यू निकालोगे तो वो भी k टाइम्स z आएगी ऐसे, या k1 k2 ऐसे कह दो, k1 k2 कोई कांस्टेंट आएंगे k1 k2। तब जो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन देखो कैसा आएगा, x y z, यानी k1 z k2 z, और ये तो z ही है। तो फिर इस तरह से मैंने आपको लिखाना सिखाया था, k1 k2 और यहां पर 1, और ये क्या रहेगा z। अब यहां z की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अब z की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, ये स्टार पॉइंट है देखो, यहां ये जो z है ना, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या वैल्यूज ले सकता है, वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते चले जाओ इन्फिनिटी। तो फिर ये कितने वैल्यूज बन सकती है, ये इन्फिनिटी वैल्यू बन सकती है। तो फिर ये जो सॉल्यूशन है ना, वो कितने सॉल्यूशन कंटेन करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन करेगा। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन करेगा उन्हें कहते हैं नॉन ट्रिवियल, जीरो के अलावा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। फिर आगे कहानी समझ, तो यहां पर अगर a 0 हो जाए, वो कब होगा, जब एक रो 0 होगी। ये कब होगा, जब कोई सिस्टम ऐसा बनेगा एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा, एटलीस्ट एक फ्री वेरिएबल हो, तब उस केस में आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज की वजह से इस z की इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन से होंगे, नॉन जीरो। तो यहां पर एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है जीरो हमेशा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जब ये a डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोनों है, ये दोनों रैंक की बात इंपॉर्टेंट है। रैंक चेंज हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, रैंक चेंज नहीं होती तो फाइनाइट सॉल्यूशन है, और वो फाइनाइट सॉल्यूशन कौन है, जीरो ही है। समझ में आया, इसी को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन कहो या यूनिक सॉल्यूशन कहो। तो इस केस में हम इन्हें क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को नॉन ट्रिवियल, क्या नाम देंगे इनको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो अब आपको देखो, ये जो मैंने पूरी समरी बताई है, इसको मैं थोड़े से की पॉइंट्स में लिख देता हूं। फॉर होमोजीनियस, जो आपको याद रखनी है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इज इक्वल टू 0। दो कैटेगरी है, देखो सिर्फ दो। इसका मैं चार्ट टाइप बना देता हूं आपके लिए ताकि इजी हो जाए आपको याद रखना। दो कैटेगरी, नंबर एक डिपेंड करता है सिर्फ a के ऊपर, इसको बोलो कि a 0 नहीं है, या फिर इसे बोलो, हाँ जी, या फिर इसे बोलो रो अनचेंज्ड, या फिर इसे कहो LI सिस्टम, सब बातें एक ही है। इस केस में ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन
या फिर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कौन होगा? जीरो सॉल्यूशन, और उसी का नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहां आपको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की बात करनी है। इधर आते हैं, इस कैटेगरी में क्या है? इस कैटेगरी में अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए या फिर रो चेंज हो जाए या फिर क्या बोलेंगे, एलडी सिस्टम है, एलडी सिस्टम है, एक ही बात है, तो फिर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ रही? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कौन होंगे वो? नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, बस इतनी बात है। तो ये दो कैटेगरी है जो आपको एग्जाम में जाने से पहले बस इस चार्ट को याद करके चले जाना। एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे पता है? वो पूछेंगे या तो ट्रिवियल बताओ या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बताओ। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बहुत कम पूछी जाती हैं जिसमें राइट साइड में जीरो आता है। अगर 20 साल का रिकॉर्ड उठाओगे तो 3 या 4 बार, मुश्किल से 3 बार आप क्वेश्चन पाओगे। यहां नॉन ट्रिवियल के, नॉन होमोजीनियस के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं जिसमें राइट साइड में जीरो आता है। तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसका कराता हूं। इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, जो रेड पेन से मैं इसको राउंड कर देता हूं, आपसे पूछा जाएगा ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, बस ये आपसे पूछा जाएगा। किसमें? होमोजीनियस में आपसे पूछा जाएगा ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। आगे बस में दो कैटेगरी है इसकी। सॉल्यूशन तो हमेशा होगा, ऑलवेज अ सॉल्यूशन, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल कहेंगे जीरो वाले को, यूनिक होगा वो एक ही, और नॉन ट्रिवियल किसको कहेंगे? जब एक का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, रैंक चेंज हो जाए। आगे बात समझ? तो इस तरह से होगा ये ऐसे। यहां इस केस में जो रैंक ए है ना, रैंक जो है, जो रो है, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगी। यहां मैं लिख देता हूं रैंक इज इक्वल एन, और इस कैटेगरी में मैं लिखता हूं रैंक लेस देन एन। अब एन क्या है? एन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3 4 5। क्या है एन? देखो यही देख लो ना, इधर देखो, इस कैटेगरी में कौन आएगा? x1 x2 x3 x4 xn। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स xn कहलाएंगे, n वेरिएबल्स है। आगे बात समझ? तो इस तरह से आपको एग्जाम में इनकी इक्वेशंस निकालने के लिए ये चार्ट तैयार करना है। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं, रैंक अनचेंज्ड, और अनचेंज्ड मतलब जितने नंबर ऑफ रैंक है चेंज नहीं हुई, और यहां चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे और रो रैंक कम हो जाएगी, इसलिए कोई फ्री वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट, फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट। तो फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करने की वजह से आपका ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। अब एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर बेस्ड, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2011 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस। कैसे पता लगेगा कि होमोजीनियस है? राइट साइड में जीरो होगा, ये जीरो और वहां जीरो। पहले आप देख लो उसमें डिटर्मिनेंट चेक करके, क्या उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है या नहीं। 3/3 का है तो डिटर्मिनेंट चेक करना, 3 से ज्यादा का है तो रैंक चेक करना। ये वाली बात मैं पीछे लिख देता हूं, यहां स्टार पॉइंट बनाकर, ग्रीन पेन से लिख रहा हूं मैं, स्टार पॉइंट फॉर 3 ऑर्डर चेक डिटर्मिनेंट फॉर greater than 3 order, for order greater than 3, order greater than 3, find rank। बस इन दो बातों से डिसीजन हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालो या फिर रैंक निकालो। तो ये बात वहां पे नोट करके लिख लो, ये दोनों के लिए है ऐसे। स्टार पॉइंट है 3 ऑर्डर के लिए चेक करो डिटर्मिनेंट, और 3 से ज्यादा ऑर्डर होगा तो रैंक निकालना। रैंक कैसे निकालना? जैसे लास्ट लेक्चर में सीखा था रैंक निकालने के लिए।
3 ऑर्डर के लिए डिटर्मिनेंट सस्ता पड़ता है, जल्दी से निकाल लेते हैं, चेक करते हैं जीरो है कि नहीं है। जीरो है तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और नहीं है तो फिर इस तरह से कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं एक्स वाई जेड 3 ही वेरिएबल है, तो वहां पर चेक करेंगे। उन्होंने पूछा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, तो चेक करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of given system of linear equation, LE linear equations is, system of linear equation is, क्या कहेंगे आप उसे, ऐसे लिखेंगे a कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल A इंटू X इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा यहाँ 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 और 14 ऐसे, ठीक। और x का मतलब ये x y और z से है, और राइट साइड में इसका मतलब 0 0 0 से ऐसे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में चूंकि 3/3 का है तो आप इसका जस्ट डिटर्मिनेंट चेक कर लो, अगर ये 0 है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे नॉन ट्रिवियल, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर इसके 0 ही एकमात्र सॉल्यूशन आएगा। तो अब आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट चेक करें, लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए तो 1 -14 +44 ऐसे, फिर -3 28 और -4 ऐसे, फिर इसके बाद -2 -22 और +1। बताओ कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, 0 आएगा बेशक, तो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। अब 0 आया तो इसका मतलब क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आगे बात समझ, इसका 0 ना आना तो इस बात की गारंटी होता कि सीधा आंसर आप 0 0 0 लिख देते, ट्रिवियल सॉल्यूशन। आई बात समझ, लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 सो देयर एग्जिस्ट infinite non-trivial solutions, non-trivial solutions। तो पहले तो आपको यह समझना है कि नॉन ट्रिवियल क्यों आया। नॉन ट्रिवियल इस वजह से आया जो हमने यहां पर ये फ्लो चार्ट बनाया है कि डिटर्मिनेंट a 0 हो जाए, रैंक चेंज होगी, इसका मतलब एक फ्री वेरिएबल मिलेगा और फिर इस वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगी नॉन ट्रिवियल। 0 आ जाता तो एकमात्र सॉल्यूशन होता, एकमात्र सॉल्यूशन होता, वन सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ट्रिवियल आ जाए तो निकालना पड़ेगा, कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, एक रो 0 हो जाएगी, बस एक रो 0 हो जाएगी इसमें। आई बात समझ, एक रो, सिर्फ एक रो 0 हो जाएगी। लिखेंगे नाउ अब a को लो और इसमें आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, 1 3 -2 1 3 -2 2 -1 4 और 1 -11 14 ऐसे। अब लगाइए, इसमें इतना कंफर्म है कि एक रो 0 होगी ही होगी। ऊपर इस पोजीशन पे 1 बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 पोजीशन है। क्या करेंगे, R2 -2 R1 कर देना और R3 -R1 जस्ट, तो R3 -R1 ऐसे लिखो और सॉल्व करो, देखो फिर क्या होगा। देखो A इज इक्वल, हाँ जी 1 3 -2, ये होगा 0, फिर -7,
ठीक लिख रहे हैं क्या? 8 और 0 माइनस 14 और 16। देखो नजर आने लगा होगा आपको, दिखाई दे रहा है? R3 R2 का डबल है, बस यही करना है। डिटर्मिनेंट आया ही इसलिए 0 था, रैंक चेंज होने की वजह से। तो अब क्या करेंगे? R3 माइनस 2R2 ऐसे। तो A इज इक्वल 1 3 माइनस 2 0 माइनस 7 8 और 0 0 0। बस ये चाहिए था हमें। अब देखो करना क्या है, देन ax इक्वल टू 0 बिकम्स मतलब ये तो a जो आपने निकाला, अब इसके साइड में x y z से मल्टीप्लाई और राइट साइड में क्या करना है? 0 के इक्वल करना है। बताना जरा क्या है ये? 1 3 माइनस 2 0 माइनस 7 8, ये 0 0 0 है। तो हमने कहा यहां आपको x y z लिखना है, नल स्पेस की तरह काम करना है, बस जैसे नल स्पेस में कर रहे थे। याद है नल स्पेस में किया था ना ऐसा? लास्ट में ABC से मल्टीप्लाई करते थे और फिर वहां से इक्वेशंस निकालते थे। तो ये वही है, नल स्पेस को हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे होते थे उस वक्त। अब आई बात समझ? तो अब आप ठीक करके लिखे इसे, क्या लिखेंगे? x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी माइनस 7y और प्लस 8z। बस मैंने ये कहा था आपसे कि वो जो इक्वेशंस आएंगी ना इस फॉर्म में आएंगी। तो अब यहां से तो आप क्या निकाल सकते हैं? एक वैल्यू निकाल दो, y इज इक्वल 8/7z ऐसे। और यहां से भी आप एक वैल्यू कम से कम निकाल दो, x इक्वल 2z और माइनस 3y ऐसे। और ये वैल्यू आपको y की यहां रखनी होती है। जैसे आप इसे यहां रखेंगे तो फिर सॉल्व करके निकालो x की वैल्यू कितनी आएगी। सो x इज इक्वल 2z माइनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 8/7z। ठीक करके बताओ कितना आ रहा है? तो x इज इक्वल माइनस 10/7z। तो यहां पर z जो है ना फ्री वेरिएबल है। सो x y z जब आप लिखते हैं तो क्या आएगा? x की जगह माइनस 10/7z और इसकी जगह 8/7z और यहां तो z ही है ऐसे। z जब आप कॉमन लें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, माइनस 10/7 8/7 और 1। तो यहां पे जो z है ना, अब z की कितनी भी मल्टीपल वैल्यू आप रखते चले जाओ, इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे। तो ये ऐसे नॉन जीरो आंसर है जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यहां पर z जो है ना वो फ्री वेरिएबल है, लिखेंगे हियर z इज फ्री वेरिएबल। और फ्री जो होता है वो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं उसकी, फ्री की। फ्री पे आप कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। सो नॉन ट्रिवियल समझ रहे हो? नॉन जीरो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर कैसे लिखते हैं? बस ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखा है, x इज इक्वल कैपिटल X इज इक्वल इसे ब्रैकेट में ऐसे माइनस 10/7 8/7 और 1 ब्रैकेट के बाहर z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसे, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे लिखा जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? क्योंकि z तो रियल नंबर्स में इनफाइनाइट हो सकता है कुछ भी, तो इस टाइप के z की वैल्यू रखते चले जाओ, ये सारे आंसर्स आपको सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को। और वहां पर नल स्पेस में हम सिर्फ एक वैल्यू रखते थे, z इक्वल 1, इसलिए बता देते थे कि उसकी डायमेंशन एक ही है। z इक्वल 1 के लिए इंडिपेंडेंट मिलेगा, लेकिन 2 3 4 5 इन सब के लिए या फिर और जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सब के लिए वो उस पर डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे। आगे बात समझ? तो इस तरह से आपको एग्जाम में
नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल आंसर पूछे जाएंगे होमोजीनियस के। ट्रिवियल तो बहुत सस्ता है, अगर पहले ही पार्ट में ए डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं आता ना, यहां पर अगर जीरो नहीं आएगा तो सीधा आंसर क्या बोलेंगे, ओनली 0 0 0 इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं, गेट, नेट, आईआईटी जेम वगैरह के ऑप्शनल, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो इस टाइप से आते हैं। आगे बात समझ। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे यहीं पे एक और करना चाहता हूं। देखो क्या, इस कैटेगरी में, होमोजीनियस की कैटेगरी में, या तो जीरो सॉल्यूशन है या फिर जीरो से अलावा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब कोई इक्वेशन सॉल्यूशन रखती है तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्ट कर रही है ना, कंसिस्ट मतलब रखती है, सॉल्यूशन है उसके पास, तो उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसे, कंसिस्टेंट। तो ये ax प्लस 0 इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, आइदर इट हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन तो होगा हमेशा। अब ये जो बात मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं ना लास्ट में, ये मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन अभी मैंने लास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन होमोजीनियस। अब वहां कुछ इक्वेशन सॉल्यूशन रखेंगे ही नहीं, उनका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तब उन्हें कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो वहां जो सॉल्यूशन पूछेंगे आपसे वो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पूछेंगे। यहां जो पूछेंगे वो ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल पूछेंगे। यानी इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ। तो यहां पर आप लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, जिसमें n नंबर ऑफ इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये क्या होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये बात आप स्टार बना के लिख लो, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ऐसा ही चार्ट बनाऊंगा मैं बिल्कुल, किसके लिए, ax इक्वल b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो वहां एक तरफ कंसिस्टेंट चलेगा, एक तरफ इनकंसिस्टेंट चलेगा। तो अब आप ये समझ लो, कंसिस्टेंट की कैटेगरी में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक या इनफाइनाइट। यहां चूंकि आप सिर्फ होमोजीनियस पढ़ते हैं तो आपसे ये ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल पूछा जाएगा, लेकिन वहां एक और कैटेगरी बन जाएगी इधर, उस कैटेगरी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे उसे, इनकंसिस्टेंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये था इसका क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि कंसिस्ट तो हमेशा करेगा, कंसिस्ट तो हमेशा करेगा। जैसे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल है तो कंसिस्टेंट है, और अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता तो जीरो सॉल्यूशन फिर भी कंसिस्टेंट होता। कंसिस्टेंट का मतलब देयर इज अ सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट अ सॉल्यूशन। उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है और जीरो से शुरू होता है, तो पहले तो जीरो, और फिर अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया इसका तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस तरह से, कहां, ये इस तरह से, क्योंकि एक फ्री वेरिएबल आते ही रियल नंबर्स को बिलोंग करने लगेगा और फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। और रियल नंबर ही नहीं, कॉम्प्लेक्स को भी बिलोंग करे तो फिर ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात समझ। तो हम तो फिलहाल आर की बात कर रहे हैं, तो आर में तो इन्फिनिटी नंबर होते हैं, तो इसी की वजह से इन्फिनिटी हो जाएगा। हम आर के सहारे ही इन्फिनिटी सॉल्यूशन कह सकते हैं, जबकि ये तो कॉम्प्लेक्स में भी काम करेगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स तो इसी का सुपर सेट होता है रियल का, कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं, आप रियल से ही कह सकते हैं देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बिकॉज देयर इज अ फ्री वेरिएबल z, जिसकी टर्म्स में आप x और z की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था। अब बात करते हैं यहां पर नंबर 2 टाइप की, जिसका नाम है, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation of the form ax is equal to b, ax equal to b, where ax equal to b, where b is not equal to 0,
बी कभी जीरो नहीं हो सकता। अब RHS जीरो नहीं होगा, इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसे कहते हैं हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसका काम बहुत आसान है, पहले से भी ज्यादा आसान है। वहां तो हमें ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, डिटर्मिनेंट और वो सब चेक करना है। देखो इतना आसान है इसका काम कि यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में फिर वही यूनिक या इनफाइनाइट, इनकंसिस्टेंट में तो फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। देखो ध्यान दो, ये AX इज इक्वल टू B लिखा है। A क्या होता है? AIJ, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है, तो ये क्या होता है? XIJ, इसका ऑर्डर N क्रॉस 1 होगा क्योंकि मैच होना चाहिए ये, और फिर आंसर जो आना चाहिए वो स्मॉल BIJ आना चाहिए, और इनका रिजल्ट M क्रॉस 1 होगा। इस टाइप की आपको इक्वेशंस गिवन होंगी। इसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे इसे। ये तो A है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये RHS का मैट्रिक्स है। तो यहां पर आपको दो चीजें चेक करनी है। नंबर 1, फाइंड रैंक ऑफ A की रैंक, और नंबर 2, फाइंड रैंक ऑफ A और सच दैट का निशान जैसा सा लगता है, इसको हम कहते हैं B। इसकी रैंक, नाम बताता हूं इसका क्या है। देखो नाम यह है इसका, अगर आपने एक मैट्रिक्स बनाया A, या ऐसे लिखते हैं, या A और ऐसे एक लाइन खींच देते हैं B, तो एक मैट्रिक्स है जिसमें A के साथ में आप RHS वाले B भी लिखते हो, लेकिन उनके बीच में या तो ऐसे डॉट लगाना या फिर लाइन खींचना। नाम होता है इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या नाम होता है इसका? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड का मतलब सीधे ही भाषा में कहा जाए तो कंबाइंड मैट्रिक्स होता है, कंबाइंड, एक साथ जुड़ा हुआ मैट्रिक्स, जो कि जुड़ा हुआ नहीं है बेसिकली। तो पता है, आप बस सिर्फ ये चेक करना, इसका रैंक निकालेंगे, और जैसे आप इसका रैंक निकालेंगे तो फिर कुछ रिजल्ट है जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उन्हीं के बेसिस पर हमारे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आंसर बनेंगे। ठीक है, इसका नाम है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, स्पेलिंग देख लेना जो भी है। तो फाइंड रो A एंड रो A B, इस तरह से। अब यहां ना इन दोनों में दो पॉसिबिलिटी होंगी, वैसे तो 3 होंगी, लेकिन 2 से हमारा काम चलेगा। देखो पहली पॉसिबिलिटी यह है कि रैंक A जो है रैंक B के बराबर नहीं है। रैंक A रैंक B के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, देयर इज नो सॉल्यूशन। बस इतनी बात। अगर इक्वल नहीं है, वो क्वेश्चन में बताऊंगा क्यों नहीं है, क्या वजह होगी उसकी। मतलब सीधी बात यह है कि अगर रैंक A इस ऑगमेंटेड के बराबर नहीं है तो फिर इनकंसिस्टेंट, और अगर बराबर है तो कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो उसके अंदर दो कैटेगरी, यूनिक या इनफाइनाइट। यूनिक या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होता है, कहां सीखा? अभी अभी सीखा, जब फ्री वेरिएबल होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जब फ्री वेरिएबल होगा तो इनफाइनाइट। अब देखो ये बनाने जा रहा हूं मैं अब इसका चार्ट। हाँ जी, फॉर AX इज इक्वल B, नॉन होमो लीनियर इक्वेशंस। देखो इसका चार्ट बनने जा रहा है, ध्यान से सुनना। इसमें
इसमें ये दो कैटेगरी और इन दो कैटेगरी के भी इस वाली के दो कैटेगरी। ध्यान से सुनना बस, ये बहुत आसान बात है। देखो क्या लिखा हमने, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? नीचे लिख दूं, इनकंसिस्टेंट। ENT, इनकंसिस्टेंट। और इधर कंसिस्टेंट। ऐसे कंसिस्टेंट के अंदर दो कैटेगरी, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन होंगे तो या तो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट। अब रेड पेन से देखो, कंसिस्टेंट तब होगा जब रैंक ए बराबर नहीं आएगी रैंक ए कॉमा बी के। ऐसे ये बात समझ लो सीधे सीधे। कंसिस्टेंट कब होगा? जब रैंक ए बराबर आ जाएगी रैंक ए बी के, तो फिर कंसिस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? बोलो, ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी। अब यहां ये रैंक ए रैंक बी तो बराबर है, लेकिन ऑल्सो इक्वल टू एन। एन कौन था? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि जितने वेरिएबल हैं उतनी रैंक है, तो फिर जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल, तब कंसिस्टेंट आंसर आएगा। सारी इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे ना सॉल्यूशन में, तो कोई भी बाकी नहीं बचेगी वेरीफाई करने के लिए। लेकिन यहां वन फ्री वेरिएबल, क्या? लेस देन ये वाली चीज की बात कर रहे हैं जो रेड पेन से लिखे, रेड से कंपेयर करो इसे। लेस देन एन। अगर एन से छोटा है, तुम्हें बात समझ में आ रही है? यहां ये कैटेगरी इक्वल टू एन है और ये कैटेगरी लेस देन एन है। दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहां वेरिएबल ज्यादा हो गए और रैंक कम हो गई। अब इस कैटेगरी में एक फ्री वेरिएबल आएगा, और जहां फ्री वेरिएबल आए क्या हो सकता है? वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये पीछे सीखा हमने। दैट इज फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट। अब जब फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा तो फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगी। देख लो, ये पीछे के क्वेश्चन से आप सीख सकते हो। यहां ये z जो था फ्री वेरिएबल था, जैसे ही फ्री वेरिएबल आए तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसी वजह से मैंने यहां पर जो ये चार्ट है इसमें कंसिस्टेंट बाद में लिखकर आपको ये दोनों कैटेगरी कंसिस्टेंट की समझाई। तो कंसिस्टेंट में या तो यूनिक सॉल्यूशन था, तो होमोजीनियस में तो सिर्फ जीरो है तो ट्रिवियल, या फिर नॉन जीरो होंगे नॉन ट्रिवियल। इनफाइनाइट होंगे क्योंकि एक फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, यहां पे भी लिख देता हूं मैं ये बात, एग्जिस्ट फ्री वेरिएबल। जहां फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं ना, बस वहीं, जहां भी फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे बस वहीं आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं इसके सॉल्यूशन में जैसे यहां पर आपने सिस्टम को सॉल्व करना शुरू किया तो x और y की वैल्यू दोनों की z की टर्म्स में आ गई। तो ये z जो है फ्री वेरिएबल कहलाता है, और वो r में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंटेन कर सकता है, तो देर में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस विच आर नॉन जीरो। तो इसी कैटेगरी के हिसाब से ये वाला जो चार्ट हम बना रहे हैं, यहां ये इन दो कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर ये इक्वल नहीं है
तो सॉल्यूशन है ही नहीं, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट को पता है क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? यहां पे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब ना आपको बस इन पे ध्यान देना है। अगर इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी, इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब इक्वल हो गए नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, सॉरी। और इसमें क्या होगा? लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे। इक्वेशंस कम होंगी, वेरिएबल्स ज्यादा होंगे। तो यही तो हुआ है पीछे। अगर आप यहां देखें तो ये पिंक कलर में जो दो लाइनें लिखी हैं, ये इक्वेशंस तो दो हैं, वेरिएबल्स तीन हैं। तो इस कैटेगरी को फ्री वेरिएबल कहते हैं कि फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यही बात हमने यहां लिखी है जो आपको इसमें समझनी है कि अगर फ्री वेरिएबल ज्यादा हो गए, वो सॉरी वेरिएबल्स ज्यादा हो गए रैंक से, तब उस केस में क्या कहेंगे? फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, तब सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये इक्वल होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। तो अब आपका एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, या तो वो न्यूमेरिकल बेसिस पे होंगे, उसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन आएगा, आप इन दो वैल्यू को चेक करेंगे, रैंक ए और ए बी, और दो नहीं, बस एक ही वैल्यू चेक करनी है, वहीं से पता लग जाएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, उसकी रैंक चेक करते जाना है, और जैसे आप उसकी रैंक चेक करेंगे वहीं से आपको ए की और ऑगमेंटेड पूरे की रैंक मिलेगी। और जैसे पूरे की रैंक मिलेगी तब हम उसी से डिसाइड कर लेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। इक्वल आ गई तो कंसिस्टेंट, और उसकी कैटेगरी में फिर दो चीजें हैं कि इक्वल तो आए, फ्री वेरिएबल्स, वो सॉरी वेरिएबल्स के बराबर भी है कि नहीं। अगर वेरिएबल्स के बराबर नहीं है, कम हो गई, बड़ी तो कभी नहीं हो सकती, बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती। अगर कम हो गई वेरिएबल से ज्यादा, इक्वेशन से ज्यादा कैसे आप रो बना सकते हो? तो ज्यादा तो नहीं हो सकती कभी भी। जितनी इक्वेशंस होंगी कम से कम उतनी तो कोएफिशिएंट बनाएंगे आप, या अपनी तरफ से कोई भी कोएफिशिएंट लिख देंगे। तो ज्यादा तो नहीं हो सकती। आप जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसी के अंदर तो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कुछ कम करेंगे तो जीरो करने की कोशिश करेंगे। आप ज्यादा बढ़ाने की कभी कोशिश करते हो रैंक को? आप कभी ऐसा करते हो कि कोई भी 3 रो का मैट्रिक्स है तो उसे 4 रो का बना दे? हम ऐसा नहीं करते ना, कभी कम ही करते हैं उसको। तो इसलिए कभी भी ज्यादा n से तो नहीं होगा, लेस देन n ही होगा। लेस देन n होगा तो फ्री वेरिएबल्स होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन दोनों कैटेगरी कंसिस्टेंट है, और ये भी क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है? हाँ, अच्छा, इधर इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब देखो पहला सवाल आपके सामने, 2022 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इसी साल, हर साल क्वेश्चन आता है। देखो कैसे पता लगाओगे कि इनका नॉन होमोजीनियस है? नॉन होमोजीनियस, ये देखो ना राइट साइड में 2, 5 और -1, इस तरह से कांस्टेंट होंगे, नॉन होमोजीनियस होगा। अब देखो ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो। फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। जो भी करेंगे कर लेंगे हम, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। तो देखो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, लिखेंगे अबाव नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आर। देखो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, इसे ऐसे लिखेंगे ए और सच दैट करके लिख देना, या फिर लाइन खींच के। तो मैं तो इसको ज्यादातर ऐसे लाइन खींच के लिखता हूं, थोड़ा सा गैप देके, ऐसे ऐसे, और x इक्वल टू 0। आ रही बात समझ? x इज इक्वल टू 0 ऐसे बना के लिखते हैं। अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान से सीखना, ये आपको लगेगा कि मैं x इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, तो इसको आप गलती से ऐसे मत सोचने लगना। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं? इस बात को ध्यान से सुन लो जो मैं कहने जा रहा हूं। ये जो b है ना, ये जो लाइन खींची ना, ये वाली, ये वर्टिकल स्लैश, इसका मतलब ही इक्वल है। क्या मतलब है इसका? इस लाइन का मतलब इक्वल है। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल राइट साइड में जो चल रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचने लगना कि मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया तो हम b को लेफ्ट साइड में लेके आके लिखेंगे, ना ना, ये गलती मत कर देना।
जो b है ना वो इक्वल राइट साइड वाली जो कोफिशिएंट है बस उन्हीं को लिखना है, जैसे 2 5 -1। ये बस सोचना कि इन्हें लेफ्ट साइड में लेके आना है। आगे आपको समझ? तो यहां जो a ऐसे b लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि a जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप बना रहे हैं, कौन कौन सा, 1 2 -1, 1 2 -1, और फिर ये लिखो 2 3 5, 2 3 5, और फिर वो -1 -3 -8, 8 है, 8 8, और उसके बाद ये एक वर्टिकल लाइन क्या कह रही है, ये वर्टिकल लाइन कह रही है कि इक्वल, सुन रहे हो आप, ये क्या कह रही है, इक्वल। और जो वैल्यूज हैं आरएचएस पर, चलो इसी से ग्रीन से लिख देता हूं, आरएचएस पर 2 5 और बोलो 2 5 और -1, तो मैं इसी ग्रीन पेन से ऐसे कर देता हूं कि ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, और ये -1 है। इन वैल्यूज को लिखना है इधर ग्रीन वाले पोर्शन पे, 2 5 -1। बोलो समझ में आया क्या, बता दो भाई। ये क्या है, ये बी वाला जो क्या है, ये क्या है, ये है आरएचएस, और ये क्या है, ये वाला, ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। क्या है ये, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है कोफिशिएंट। याद रहेगा, आरएचएस पे जो लिखा है बस वही लिखना है, ऐसे लाइन खींचकर। लाइन ना खींचोगे तो डॉट 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 बनाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, लाइन खींच लेना, हल्की लाइन खींचना, कभी पूरा पेज फाड़ दो आप, ठीक है। या कभी कभी कुछ लोग ऐसे डॉटेड लाइन खींचते हैं, अब बार बार मुझे टिक टिक करना थोड़ा प्रॉब्लम आएगी इसमें, इसलिए मैं बस एक जस्ट लाइन खींच रहा हूं। आप अपने एग्जाम में इसको डॉटेड लाइन ऐसे 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 करके बना सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ, आप इसे डॉटेड लाइन भी बना सकते हो अगर आप थोड़ी कलाकारी करोगे तो, नहीं तो जस्ट लाइन खींचो, काम खत्म, उतना टाइम नहीं है अपने पास। अब करना क्या है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है साहब, इसकी आपको रैंक निकालनी है, और रैंक निकालना आप बहुत पहले सीख चुके हैं। जैसे मर्जी जो ऑपरेशन आप सोचोगे ना, सुनो इधर, जो भी ऑपरेशन आप सोचोगे ये आप पूरे मैट्रिक्स के बारे में सोचेंगे, इधर नहीं, पूरे के अंदर, सबके अंदर लगाएंगे। इधर इधर जितने भी मैट्रिक्स लिखे हैं, बस एक लाइन इसलिए खींची है, एक दीवार बीच में इसलिए लगी है ताकि समझ में आता रहे कि भाई राइट साइड वाले इधर लिखे हैं, इस कॉलम के इधर, लास्ट इस लाइन के इधर जो है वो आरएचएस वाले हैं। बात समझ में आ गई आपको, तो ऐसे लिखा हमने इसे। अब आप इसमें इसकी रैंक निकालो, और जैसे ही रैंक निकालेंगे तो एक बात सुनो, ये जो पिंक वाले लिखे ना, ये तो एक ही रैंक बताएगा, और पूरा मैट्रिक्स ऑगमेंटेड की रैंक बताएगा, ठीक है। इस ए बी की रैंक बताएगा। तो मुझे बताओगे आप ऑपरेशंस क्या लगा रहे हो, R2 -2R1 और R3 +R1। देख लो यहां इसको करेंगे, जोड़ेंगे 0, इसके 1 के नीचे 0 बनाना है, तो A/B ऐसे लिखते रहना है इसको। क्या बनेगा, हाँ जी क्या बनाएंगे, देखो 1 2 1 2 -1 और ये 2, तो ऐसे इसके बीच में पहले ही लाइन खींच देता हूं मैं, फर्स्ट रो एज इट इज। बोलो क्या क्या लिखा, 0 -1 और 1। ये सारी कैलकुलेशन अब आप करोगे, ठीक है, एग्जाम में आप ही को करनी है। आई समझ, लास्ट वाला बताओ, 0 -1 7 1, सेम आगे देखो, आगे कहानी समझ, 0 -1 7। अब क्या करोगे, R3 को 0 कर दो, R3
R3 माइनस R2। बस इतना ही आसान है। अब रैंक निकालने के लिए तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए, अब ये क्या रैंक है हमारे सामने, छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन है, इसका क्या करना, रैंक निकाल दोगे इसका, ये 0 हो जाएगी, बाकी सब सेम। 1 2 -1, 1 2 -1 2, ये 2 है, और 0 -1 7 1, 0 -1 7 1, और लास्ट वाला रो 0 0 0 0, ऐसा है। बस अब आपको यहां पर दिख रहा होगा क्या कि ये नॉन ट्रिवियल एंट्रीज मिल चुकी हैं, दो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज अलग अलग सेकंड रोज में है, इस वजह से अब इसके आगे आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ज्यादा क्या कर सकते हैं, और ज्यादा बस इसके ऊपर 0 बना सकते हो। अब चूंकि क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रो रिड्यूस्ड मेथड, रो रिड्यूस्ड मेथड, देख रहे हो आप। अगर उसने सिर्फ इतना पूछा होता कि सॉल्व कर दो तो हम यहीं से कर देते, लेकिन रो रिड्यूस पूछा है तो इसके ऊपर भी 0 बना सकते हैं आप 0 बनाना, देखना इसमें 0 बन रहा है क्या। बोलो, यहां पे जैसे आपने इसे जोड़ा ना इसमें, वैसे आप ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहीं से सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, और रो रिड्यूस के लिए आप इसके ऊपर भी 0 बना सकते हो। आप घर पे करना बैठ के, पहले मैं मेन काम जो बताना चाहता हूं उसको सीखो। मेन चीज जो है वो ये है जी साहब, ध्यान से देखो, अगर आप इस लाइन से पहले देखो, इस लाइन से पहले तो कौन था ये, ए, तो ए का रैंक नहीं मिल जाएगा आपको यहां से, तो रैंक ए इज इक्वल कितना है, 2। और अगर पूरे का रैंक देखें तो उसमें भी 2 ही नॉन जीरो रोज है ना, ये तो पूरी कंप्लीट 0 हो गई ना। तो अब यहां पर रैंक ए बी का कितना आ रहा है, बोलो, रैंक ए बी ऐसे ये आ रहा है 2, दोनों बराबर है ना। जब ये बराबर होगी तो क्या होगा, बोलो, अगर इक्वल आएगा तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट अब देखेंगे n के बराबर है या n से छोटा है। n कौन था, n देखो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 x3, 3 है वेरिएबल, कितने, 3, और क्या, रैंक कितनी आ रही है, 2, इसका मतलब एक फ्री वेरिएबल आएगा ना, बात समझे आप, एक वेरिएबल फ्री है यहां। तो लिखेंगे सिंस रैंक ए इक्वल रैंक ए बी ऐसे इज इक्वल टू लेस देन 3, और 3 कौन है, इक्वल टू n, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। so system of linear equations has infinite solution। और हैज से अच्छा ना एक वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, मुझे ये पसंद नहीं है इसमें, कंसिस्ट, consists, system of linear equations consist infinite solutions, इसलिए हम उसे consistent बोलते हैं, infinite solutions। अब वो infinite solutions अगर आपको निकालने हैं, infinite solutions निकालने हैं, तो अब आप देखो इसे x y z ही तो कहते हैं, आप क्या कहते हैं, x y z। सो सीधा लिखना x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2, माइनस y प्लस 7z इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ। अब यहां से आप वैल्यूज निकालना, बताओ y की वैल्यू 7z, और यहां से x की वैल्यू निकलेगी
z टू माइनस ओह सॉरी 1 भी आएगा ना, 7z -1, ठीक है, 7z -1 ऐसे, 7z -1, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2 + z - 2i, और इस y की वैल्यू को इधर रखो, इस y की वैल्यू को इधर, जैसे आप उधर रखेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी क्या आएगा, x = 2 + z - 14z और प्लस 2, तो x होगा जी आपके पास कितना, 4 - 13z। आगे बात समझ, तो x y z के आंसर क्या आएंगे, सो सॉल्यूशन इज x y z, ऐसे करके लिख देना, x y z इज क्या लिखेंगे, x है 4 - 13z, ये क्या है 7z -1 या -1 ऐसे लिख दें, -1 + 7z, और ये तो z ही है। आगे कहानी समझ, तो ये तो आंसर इस तरह से लिख के आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दो तो क्या इसे हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ध्यान देना, 4 - 1 0 और प्लस ये z वाले अलग, क्या आएगा, -13 7 और 1 1, और ये रहा z। अब आपने पता है क्या कर दिया, ये इसके बेसिस निकाल दिए, ये इसके बेसिस निकाल दिया आपने, कि 4 - 1 0 -13 7 1 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जहां z की वैल्यू इनफाइनाइट नंबर्स को बिलोंग करती है, z बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स को, z बिलोंग्स टू r, अगर ये r को बिलोंग करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी ना z के, यहां z रखते रहो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट x y z आते रहेंगे आपके पास। तो ये z जो है ना यहां पे फ्री वेरिएबल है, z फ्री वेरिएबल, सो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ z, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ z होने की वजह से ये जो आपने सिस्टम बनाया ये इसका आंसर होगा, z की कितनी वैल्यू रखते रहो ये आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो ये तो तरीका है इसका, जैसे हमने इकेलन फॉर्म से कन्वर्ट करके लिखा है, इकेलन फॉर्म से कन्वर्ट करके लिखा, ये तरीका है ऐसे। लेकिन क्वेश्चन में जो कि रो रिड्यूस्ड इकेलन फॉर्म लिखी थी, तो अब ना मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ये तो ठीक है मैंने बैक सब्स्टिट्यूशन किया है, अब रो रिड्यूस्ड इकेलन फॉर्म का सबसे बेस्ट क्या यूज होता है, ये ना बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करने पड़ते आपको, इसके ऊपर ही अगर आप 0 बना लोगे तो यहीं से हेडिंग डाल के दोबारा फॉर रो रिड्यूस्ड इकेलन फॉर्म्स, या रो रिड्यूस्ड फॉर्म्स भी बोल दे आपको, इकेलन तो आएगी क्योंकि इकेलन फॉर्म है, इसके लिए अगर मैं इसको कहूं तो इसे क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड इकेलन फॉर्म, रिड्यूस्ड इकेलन फॉर्म, इसको कहते हैं REF। लेकिन अगर उसने इससे पहले रो और लिख दिया तो अब इसके डायगोनल के ऊपर भी 0 बनाना है, तो यही काम से यहां आगे बढ़ने से पहले आप इसके डायगोनल 0 बनाएंगे ना ऊपर, तो कोशिश करेंगे जब, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज हमें यहां पर फ्रीली इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से पहले मिल जाएगी। देखो कैसे, मैं आपको यही चीज दोबारा से लिख के दिखाता हूं, हाँ जी कैसे, ये लो, ये सॉल्यूशन हो चुका है यहां पर, ये सॉल्यूशन खत्म है, ये आंसर आ गया इसका, ये है इसका आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, इनफाइनाइट ये सॉल्यूशंस है,
ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं इसके आगे आपको फिर से रो रिड्यूस ना करके, सॉरी रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म ना करके रो रिड्यूस में कन्वर्ट कराता हूं। तो देखो उसमें क्या करना, उसमें आप ये करना, देख लो कि इसको फर्दर रो रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर हेडिंग डाल देता हूं आपके लिए रेड पेन से, ये लो, फॉर रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म RREF, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। क्वेश्चन में यही डिमांड थी, मैंने रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म से आपको जानबूझ के करके दिखाया कि क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। तो ये तो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है अपने पास, और इस वाली को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यहां पर इसी को जैसे लिखा था मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, और अभी मैं यहां क्या लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 ही है, ठीक। तो इक्वेशन 1 हम अपने पास क्या लिखी हुई है, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर 0 बना दो सबको। क्या कहेंगे, R1 प्लस 2 R2। पहला काम ये, इस वाले के ऊपर 0 बनाओ। तो A B इज इक्वल टू 1 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है उसमें, जोड़िए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 14, तो ये 13 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके आगे भी जोड़ो, ये 4 हो जाएगा, और ऐसे लाइन खींचना है, पूरे में करना है काम सभी जगह। फिर क्या आएगा, 0, ये -1, ये 7, ये 1, 0 0 0 और 0। इसे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है। ये काम हम इसी रो में एक साथ भी कर सकते थे, पीछे जो ये वाला ऑपरेशन लगा है ना, R3 माइनस R1, तो ये ऑपरेशन इसी के साथ ऐड कर देते, R3 माइनस R2, तो R2 के साथ ये वाली चीज कंबाइंड हो जाती, तो ये फॉर्म आ जाती। अब देखो यहां ये पोजीशन देखो और ये पोजीशन देखो, ये दोनों की दोनों जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये नॉन ट्रिवियल आंसर है। अगर इसके नीचे यहां कुछ बचता तो फिर आप ऊपर वाले भी 0 बना देते, यहां कुछ बचता तो भी इसके ऊपर 0 बनाते। अभी यहां इस वाले में कोई नॉन ट्रिवियल आंसर है ही नहीं, सॉल्यूशन एंट्री है ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर 0 नहीं बनाया जा सकता। तो अब आप देन इक्वेशंस क्या होंगी, देखो इस लाइन के बाद क्या लिखेगा, ये x है और ये क्या है 13z, और इज इक्वल कितना 4, और जरा यहां से देखो -y प्लस 7z और इज इक्वल टू कितना 1। तो मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि क्या आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू 7z -1, कुछ बात समझ में आई। और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 13z। तो मुझे ये बताओ आप ध्यान से देख के, क्या ये डायरेक्ट वही वैल्यूज नहीं आ गई जो हमने पीछे इस वाली वैल्यूज में यहां रखा है। देखो यहां पर इक्विवेलेंट फॉर्म में जब आप रखते हैं ना, तो एक वैल्यू निकालकर बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, बैक सब्स्टिट्यूट करके तब ये वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप रो रिड्यूस्ड में लेके आएंगे ना, तो सीधा डायरेक्ट ये वैल्यू मिल जाती है। ये एक फायदा है रो रिड्यूस्ड का। रो रिड्यूस्ड में आप बैक मतलब ऊपर वाली भी 0 करते हैं, तो एक ही बार में, एक ही झटके में आपको x और y की वैल्यू z की टर्म्स में दिखाई देती है। इतना सा फर्क है, और उसके आगे ये बिल्कुल सेम है। आपको फर्क कहां पड़ा, फर्क ये पड़ा कि जैसे आपने एक ऑपरेशन लगाया, तुरंत आपको x और y की वैल्यू z की टर्म्स में मिलेगी। तो यहां पर z फ्री वेरिएबल हो गया, z फ्री वेरिएबल। so there exist, ये ऐसे लिखना, system of linear equation consist infinite solutions। आगे बात समझ, उसके आगे बिल्कुल यही काम करना है
जो यहां पे लिखा हुआ है। इसको फिर दोबारा फिर से लिखेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कैटेगरी है, ये इस तरह से लिखा जाता है। ये जो है इसका बेसिस है, अगर सही मायने में कहा जाए तो बेसिस क्या है, ये बेसिस है। बेसिस क्या है, 4 -1 0 कॉमा -13 7 और 1, ये बेसिस है इसका। आपको समझ में है बेसिस, तो बेसिस की कैरेक्टर है इस तरह से। आगे बात समझ, तो इसी चीज को आप फिर दोबारा इसके बाद लिख देना। आगे ना समझ, तो सेम देन सेम एज अबाउ सॉल्यूशन। तो जैसे ऊपर सॉल्यूशन दिखा है ठीक वैसे ही, तो मैं इसको यहां पर कॉपी करके दोबारा लिख देता हूं ताकि आप लिखते हुए ध्यान रखें। ठीक है, ये लो। तो जैसे हमने ये लिखा तो सेम अबाउ ये इस तरह से पूरा का पूरा एज इट इज। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन की डिमांड देखो आप, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ये सीखना है क्या कि अगर नॉन होमोजीनियस है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बने उसके बाद आप इसको चाहे तो REF रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में बदले या फिर रो रिड्यूस्ड में बदले। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अगर रिड्यूस्ड में करेंगे तो बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और रो रिड्यूस्ड में करते हैं तो बैक सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता, सीधे आंसर आते हैं एक फ्री वेरिएबल। और जैसे वो एक फ्री वेरिएबल आता है तुरंत फिर क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको दो तरीके से मैंने इक्वेशन कराया, यही फाइनल आंसर है। एक फ्री वेरिएबल आते ही इस तरह से लिख देंगे आप। आगे बात समझ, तो एक कैटेगरी तो इस टाइप की इक्वेशंस की है कि सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, इनफाइनाइट, यूनिक या इनकंसिस्टेंट। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि कुछ कॉफिशिएंट या कांस्टेंट या कोई लैम्डा म्यू ए बी सी वो क्वेश्चन में देंगे और कहेंगे कि इसकी वैल्यू बताओ जब ये क्वेश्चन यूनिक है, इनफाइनाइट है या कंडीशन बताओ उसकी। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें। तो एक पहले समझ में आया सीधा सिंपल सॉल्व करने वाले, एक दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिसमें आपको ए बी सी या लैम्डा म्यू पर कंडीशन निकालनी है जब ये तीन बातें होती हैं, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो करना क्या है, आप इसी चार्ट को ध्यान में रखो बस। नो सॉल्यूशन के लिए ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, यही कैटेगरी आएंगी। सॉल्यूशन हो यूनिक तो फिर बराबर हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, और अगर यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो फिर लेस देन हो, ये दोनों इक्वल तो है लेकिन लेस देन होना चाहिए किससे, n से, नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो बस अब मैं आपको पहले तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाता हूं जो आपको घर से करने हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2018 में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या है, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देख रहे हो साफ साफ, ये कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है सारी की सारी ऐसे, और ये 7। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है इनमें, लेकिन तभी तो बता पाओगे जब आप इसका सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक वैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करो। पहले देखना है कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, पता नहीं होगा कि नहीं। नो सॉल्यूशन कब होगा, इसकी कैटेगरी कब आएगी बोलो, मैं आपको लिख बता देता हूं। यहां रैंक ए जो है वो बराबर नहीं आनी चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, इसके। तो अगर ऐसा होगा तो फिर नो सॉल्यूशन ट्रू होगा। इसके लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो के लिए तो ऐसा है। यूनिक के लिए क्या था, यूनिक के लिए इक्वल है रो ए इज इक्वल रो ए बी ऐसे, और इज इक्वल टू एन ऑल्सो, ये यूनिक के लिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या था, रो ए इज इक्वल तो हो रो ए बी के, लेकिन ये दोनों के दोनों लेस देन हो एन से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो वो देख लेंगे, इनफाइनाइट तो लास्ट वाली इक्वेशन की तरह, और यूनिक होगा तो फिर वो इक्वल आ जाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। कितने, 1 2 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो अगर इसकी रैंक 3 आएगी, इन दोनों की रैंक 3 आएगी, तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर इसकी रैंक 2 आई और ये तो 3 है, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर ही नहीं आए तो फिर नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। सिंपल इतना क्वेश्चन है, 13 मार्क्स का, 2018 में पूछा गया है। आप करोगे इसे, आगे बस समझ। देखो एक और देखो,
ये देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस 1 2 3 4, 4 इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई जेड 3, वेरिएबल 3 है, ध्यान से वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 4 है, कोई बात नहीं। तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा? बस सिर्फ सॉल्व करना है। 1 2 -1 1 2 -1, दूसरा 3 -1 2, फिर 2 -2 3, और एक और 1 -1 1, ऐसे। और लाइन खींच के क्या लिखोगे? 3 1 2 -1 3 1 2 -1। ध्यान रहे यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। अब इसकी रैंक निकाल देना। इसकी रैंक निकालेंगे तो कुछ ना कुछ इसकी रैंक आ ही जाएगी। रैंक ए अगर रैंक बी के बराबर है, ए बी के ये बराबर है, और अगर ये बराबर आ जाए एन के, देन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये लेस देन होगी एन के, देन कितना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक वेरिएबल फ्री हो जाएगा। ठीक वैसी यूनिक सॉल्यूशन तो अपने आप ही एक्स वाई जेड की वैल्यू सामने लिखी होगी। सेम ऐसी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का 2011 में आया हुआ है। आई बस में जस्ट प्रैक्टिस करनी है आपको, क्या ही निकालना है, रैंक ही तो निकालनी है भाई। करना क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रैंक निकालने का है, बस आपको रैंक निकालनी आनी चाहिए। इस पोजीशन पे 1 बना है, इक्वेशन को ध्यान से देखते हुए लिख लेना। पहली पोजीशन वो लिखना जिस पे 1 बनना है। अगर कभी ये 3 पहले लिखा होता तो हम इसको बाद में लिखते, पहले 1 को लिख लेते, है ना? समझ में आया? क्वेश्चन को लिखते हुए ऐसे नहीं अंधाधुंध जो दिखाया वैसे लिखना है। कभी कभी वो दे देते हैं 3 पहले, इस 1 को बाद में, तो जिसका कोएफिशिएंट पहले 1 है उसे लिख लेना। अगर लास्ट वाली का 1 मिलता तो पहले लास्ट वाली को लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी ऑर्डर में इसका कोएफिशिएंट इसके सामने आएगा, ऑर्डर सेम रखना। हो जाएगी बात? क्लियर है? सिंपल है। इसी तरह से रैंक निकालते रहो बस इसकी। देखना ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ये मुझे कराना है। क्या लिखा है क्वेश्चन? देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, 3 इक्वेशन है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ए की वैल्यू बतानी है जिसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हो। एंड फॉर व्हाट पेयर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए बी डज द सिस्टम हैव मोर देन वन। मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा की कैटेगरी क्या होगी? इनफाइनाइट कैटेगरी। इस क्वेश्चन को करना है। तो एक बात बताओ, इसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी देखो, लिखो यहां 1 है ना, ठीक है। तो 1 2 2 1 A 3, आगे 1 11 A, फिर ये लाइन 1 3 1 3 और B। इस टाइप की क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 2017 में 15 मार्क्स का है, और इस कैटेगरी के क्वेश्चन दूसरे नंबर में बनते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ कांस्टेंट वगैरह दिए जाएंगे आपको ऐसे, और बोलेगा कि ए बी पे क्या कंडीशन है कि अगर ये नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करे तो। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, आप इसकी रैंक निकालो। निकालो इसकी रैंक जैसे आपको आती है। कि इसके नीचे 0 बनाना है डायगोनल पे। ठीक है, तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक है, 1 माइनस 1 0। ये क्या होगा? 2 माइनस A। फिर क्या होगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, और 1 माइनस 3 माइनस 2। ये लाइन है बीच में। 1 माइनस 1 अगेन 0। A माइनस 11 आने दो जैसा भी आ रहा है। 3 माइनस A और 3 माइनस B। 3 माइनस B। आगे बढ़ो, ये 0। 11 माइनस 2 9 9। क्या? अच्छा अच्छा, यहां पे अच्छा 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 अच्छा, ठीक है।
सेकंड भी गलत है। ठीक है ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। आप बताओ क्या होगा। 1 2 2 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, a माइनस 2 ऐसे आएगा ना, 3 माइनस 2 1, ओके। अच्छा उल्टा हो गया था ये, 2 1 माइनस 1 फिर से 0, या क्या आएगा 9 और a माइनस 2 और b माइनस 1, करेक्ट। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो ये हुआ ऐसे। अब देखो इस पोजीशन को रहने दो जैसा भी है, लेकिन इस पोजीशन को 0 बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कम से कम एक 0 हो जाए ये वाली। देखते हैं कैसे 0 होगी। लिख लिया यहां तक। अब सुनो, अगर हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे इसे, तो यहां पे a तो आ ही जाएगा, इसके साथ भी ऑपरेट करेंगे तो कुछ a वगैरह चलेगा, और ये आपस में सॉल्व होंगे तो b वगैरह चल जाएगा। a और b में अलजेब्राइक आ जाए, ये कांस्टेंट ना रहे बस। तो क्या करें, आप इसको 9 और माइनस ये कर दो, और ये इधर इससे के माइनस, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना कि किससे माइनस करके 0 करना है, तो 0 मत करो, बस सीधे 9 माइनस समथिंग ऐसा ले आओ जो अलजेब्रा में रहे, a में आ जाए। तो R3 माइनस R2 कर दो, R3 माइनस R2 जस्ट, क्योंकि अगर जब तक 9 रहेगा, अगर जब तक ये 9 रहेगा ना यहां पर, आप इस पूरी रो को 0 नहीं कर सकते। 9 इज जस्ट 9। अगर यहां कुछ a वगैरह का आ जाए तो 0 हो जाएगा। अभी देखो ध्यान से सुनो, ये मान लो a माइनस 2 लिखा है, अब मैं इसे 0 करना चाहता हूं, तो ये मैं ये कह सकता हूं कंडीशन कि a की वैल्यू 2 कर दो सर। a की वैल्यू 2, तो यहां तो 0 हो जाएगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फायदा ही नहीं है उससे, जब तक कि 9 नहीं हटेगा यहां से। और 9 को हटाने के लिए आपको अलजेब्रा की टर्म्स में इसको लेके आना है। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो 9 माइनस समथिंग a वगैरह कुछ हो जाएगा, ये भी a में रहेगा, ये b में रहेगा। फिर हम कंडीशन पे लेके आएंगे कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आगे बात समझ, लिखो नाउ R3 माइनस R2, ये 0 करने के लिए नहीं कर रहे हम, बल्कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दी जाए पूरी पूरी, ताकि उसे 0 कहा जा सके या नॉन 0 कहा जा सके। तो देखिए क्या होगा, हाँ जी 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे, 0 a माइनस 2 1 2, 0 a माइनस 2 1 और 2, 0 माइनस 0 0। अब R3 9 माइनस, तो मेरे हिसाब से 11 माइनस a आ रहा है, ठीक है लिखो 11 माइनस a, और आगे a माइनस 3 b माइनस 3, ठीक, a माइनस 3 b माइनस 3। इतनी बात समझ में आई, यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए आप। अब जरा बात को सुनो ध्यान से। अगर इसमें वेरिएबल कितने थे, बोलो कितने वेरिएबल इसमें, n की वैल्यू कितनी है 3, ये तो हम पहले ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस या नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां पे 3 है। अब जरा ध्यान देना है, ध्यान ये देना है, सुन लो कि 11 माइनस a माइनस 3 b माइनस 3 लिखा है। अगर a 11 या 3, a की वैल्यू 11 और a की वैल्यू 3, ये दो वैल्यू अगर यहां पे ये वैल्यू अगर 0 करनी है तो a की वैल्यू क्या 11, और ये 0 करनी है तो a की वैल्यू कितनी 3, और अगर ये 0 करना है तो फिर यहां से b की वैल्यू कितना 3, इस तरह से लिखा है। तो अब आपको देखो क्या करना है, अगर ये तीनों रो 0 हो जाए, अगर ये तीनों रो 0 हो जाए, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलोगे कि ये दो तो 0 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो यहां तो नॉन जीरो एंट्री है ना। अगर यह नॉन जीरो एंट्री है तो फिर ये वाला पूरा ये वाला इधर वाला जो मैट्रिक्स है, और ये पूरा 0 कर रहा हूं मैं, 1 मिनट के लिए सोच के देखो, ये पूरी रो 0 हो रही है, अभी 0 हो रही है, ये मैं देखो कैसे आ रही है। अभी फिलहाल सोचो कि ये पूरी रो मैंने 0 कर दी मान लो, तो पूरी रो 0 होने से, इस पूरी रो का 0 होने से क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना कि 1 2 2 2 1, ये तो कभी भी नॉन जीरो
ही रहेगी हमेशा। यहां पर इस 1 की वजह से ये पूरा मैट्रिक्स नॉन जीरो रहेगा, तो फिर पूरा भी नॉन जीरो रहेगा। इसका मतलब टू रैंक बराबर हो सकती है, लेकिन वो 3 से कम होगी, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन अब बात आती है, बात क्या आती है, हाँ जी देखो ध्यान से सुनो, अगर a की वैल्यू आपने 3 रखी तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 11 रखी, 11 एक टाइम पर, तो a की वैल्यू 11 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से अगर एक 0 होगा तो दूसरा 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं है, बात सुनो, अगर ये 0 नहीं है तो उस कैटेगरी में इसका रैंक 3 ही तो रहेगा। अगर आपने यहां 11 रखा, इस कैटेगरी में आपने 11 रखा, तो फिर ये वाला 11 माइनस 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा ना। अगर आपने यहां 3 रखा तो फिर ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 11 माइनस 3 8 होगा ना। तो ये 8 होगा, ये 0 हो जाएगा, या ये 0 होगा, ये 8 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से जरा बात को समझो, इस तरह से पूरा मैट्रिक्स कभी भी क्या 0 मिल पाएगा आपको, और बाकी किसी वैल्यू पे तो ये 0 होगा ही नहीं। और एक टाइम पर आप a की तो वैल्यू रख सकते हो, a की या b की, एक टाइम पर a की तो वैल्यू रख सकते हो। या तो 3 रखो तो ये 0 होगा, ये 8 हो जाएगा, या 11 रखो, ये 0 होगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये वाला रो a क्या कभी भी 3 से कम होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इन एनी केस रो a इज ऑलवेज 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, एनी वैल्यू, और आइदर इट में बी 3 और 11, और बाकी अदर वैल्यूज पे तो 0 होगा ही नहीं। तो यहां पर फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, एनी वैल्यू ऑफ a, रो a जो है वो 3 ही रहेगी। अब रो a 3 है, तो ये पूरे मैट्रिक्स की रैंक देखने के लिए आपको इसे भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, इधर इसे भी तो काउंट करना पड़ेगा, और इसे काउंट करेंगे तो फिर पूरा रैंक ए भी कितना आएगा ऑगमेंटेड का, वो भी तो 3 ही आएगा। सो रैंक ए बी, रैंक ए बी ऐसे लिख देता हूं, चलो, रैंक ए बी इज ऑल्सो 3, और ये किसके इक्वल है, n के। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, रो a is equal रो ab is equal n is equal 3. So there is always a unique solution. So there exists a unique solution for each a comma b belongs to R. a और b की किसी भी वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी नहीं आएंगे इसके, नो सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो देखो क्या कमेंट करना था आपको। फर्स्ट था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द सिस्टम हैव यूनिक वैल्यू, और यहां पे लिखा है फॉर व्हाट पेयर्स ऑफ वैल्यूज a कॉमा b डज द सिस्टम हैव मोर देन वन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो a और b के पेयर्स के लिए देखो, a को 11 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, ये 0 हो ही नहीं रहा। जब भी 0 नहीं हो रहा तो b की कुछ भी वैल्यू रखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी नहीं आएंगे, नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नीचे लिख दो एक लाइन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए बी, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए कॉमा बी फॉर विच सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, या सिस्टम हैज, कंसिस्ट लिख दो, सिस्टम कंसिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट यानी मोर देन वन सॉल्यूशन, कोई वैल्यू यहां पर आपको नहीं मिलेगी। तो इस कैटेगरी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जहां पर आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि कौन सी वो हालात है जहां पर आपको ए और बी, कभी कभी क्या होता है
सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी आपको यहां पर, ऐसे ध्यान से सुनो। कभी कभी ऐसा होगा, मान लो कि ये नहीं है, मान लो कि यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये नहीं है, ठीक है, ये 0 ही है थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझो ये नहीं है। 1 सेकंड के लिए मानो कि मैं व्हाइट पोर्शन में इसको 0 कर देता हूं। कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा। यहां पे नहीं हो पाया, मुझे उम्मीद थी यहां हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां। तो कभी ऐसा नहीं होगा, जैसे इसमें आया थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन बनाया है उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि अमूमन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जिसमें एक टर्म बनती है। अब उस कैटेगरी में क्या होगा, तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा। अगर a की वैल्यू 3 हो जाए तो ये वाला आंसर क्या होगा, 0। उस केस में a की वैल्यू 0 होने पर इसका रैंक तो छोटे वाले का, a का रैंक 2 आ जाता ना, और हम ये कहें कि b 3 नहीं है। a तो 3 है लेकिन b 3 नहीं हो, तब इसकी रैंक इसके बराबर नहीं आएगी ना। रैंक a तो 2 है, और पूरे की रैंक देखेंगे तो यहां 3 ना रख करके नॉन जीरो तो मिलेगा, तो फिर पूरे की रैंक में देखेंगे तो यहां पर 0 नहीं मिलेगा आपको। उस कैटेगरी में रैंक a तो 2 और पूरे की रैंक कितनी हो जाती, 3 हो जाती। तुम सुन रहे हो, फिर से सुनो। मैंने कहा कि अगर यहां पे ये 0 होता अगर, तो इस कैटेगरी में फिर हम कहते कि a अगर 3 हो जाए तो इतना पूरा इसमें ये 3 कॉलम, ये तीनों एलिमेंट इस थर्ड रो के यहां तक छोटे वाले में 0 हो जाते, तो फिर इसकी रैंक a की रैंक कितनी होती, 2। और फिर इसके साथ ही जोड़ते कि b 3 नहीं है। अगर b 3 नहीं होता तब हम ये कहते कि b 3 नहीं है, तब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर पूरे की रैंक कितनी होती, ऑगमेंटेड की रैंक 3 होती, छोटे वाले की 2, पूरे की 3, इक्वल नहीं है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो उसका आंसर क्या बनता, a इक्वल 3, b नॉट इक्वल 3। इनकंसिस्टेंट फॉर a इक्वल 3, b नॉट इक्वल 3, अगर ऐसा होता तो। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता, सुनो इधर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जैसे आपने बोला ये a इक्वल 3 हो, यहां b की वैल्यू भी 3 कर देते आप, तो फिर पूरा b 0 होने की वजह से रैंक a 2 और रैंक a भी 2 होती, और वेरिएबल कितने, 3, तो एक फ्री वेरिएबल नहीं आ जाता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन उस कैटेगरी का आंसर क्या होता, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a इक्वल 3 एंड b इक्वल 3। अब यहां पे बात आती है यूनिक सॉल्यूशन की। तो यूनिक सॉल्यूशन में इसका रैंक और इसका रैंक बराबर होना चाहिए, वहां पर हम b के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अगर a की वैल्यू 3 ना हो तो फिर ये कभी भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता कभी 0। जब ये 0 नहीं है तो इस छोटे वाले की रैंक 3 है, और फिर पूरे काउंटिंग की रैंक भी 3 ही है। इसी की वजह से b को सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अगर a नॉट इक्वल टू 3 होगा तब हम उस कैटेगरी में बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये चीजें थी, मुझे लगा इस क्वेश्चन में सब कुछ ये बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे कराया। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। देखो ये क्या था, ये ऐसा था। तो फिलहाल अभी इसका आंसर ये है। तो यहां तो किसी भी वैल्यू को रखो आप, या तो इसकी थोड़ी डिजिट गड़बड़ा गई है क्वेश्चन को डिजाइन करने में एग्जाम में, नहीं तो बनना ऐसे ही था। ये तो बहुत सस्ते में निपट गया। जो मैंने अभी बातें समझाई आपको वो सब करना था इसमें, अगर यहां 0 हो जाता तो। ठीक है, फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं उसमें होगा क्या, इसको देख लेते हैं। लैम्डा म्यू आ रहा है इसमें, क्या पता इसमें हो, चलो देखते हैं इसमें। Investigate the values of lambda and mu so that the equation this lambda और mu का have no solution, unique solution and infinite solution। तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलो अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ जल्दी से। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हाँ जी क्या लिखेंगे, 1 1 1 6, इसी के साथ लिख देता हूं। 1 2 3 10, 1 2 3 10, और थर्ड वन क्या है, 1 2 लैम्डा और इधर म्यू। देखो इसमें आएगी वो बात जो मैं पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी क्या कहेंगे,
R3 माइनस R1, R2 माइनस R1, ऐसे ही तो लिखोगे, बोलो। ठीक है, तो ए बी 1 माइनस 1 1 1 और ये 6। एग्जाम में ना थोड़ा लिख देना, क्या लिखोगे? द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A डॉट B वेयर A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड B इज द RHS। इस तरह से थोड़ी लैंग्वेज लिख देना है ना। अब तो सीख गए होंगे, इतना सारा अलजेब्रा पढ़ लिया, इतना सारा थ्योरी पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी आनी चाहिए। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4, ऐसे 10 माइनस 6 4। नीचे अगेन 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 और म्यू माइनस 6। देखो इसमें बनेगी वो कैटेगरी। लास्ट वाली क्वेश्चन में दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत इसमें यह है कि जैसे आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का पहला वाला स्टेप लगाते हैं तो यहां दो जगह ए आ जाता है। ए यहां भी दिया हुआ है। अगर वो यहां ए नहीं देता ना, कौन सी इक्वेशन में यहां ए नहीं होता, तो ये क्वेश्चन वैसा ही बनता है जैसे अभी हमने लिखा है। दो जगह ए आया, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा बना, ये वाला। किसी भी वैल्यू के लिए ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। मान लो आप 3 भी रखोगे, एक टाइम पर एक ही तो वैल्यू रख पाओगे भाई? ऐसा तो है नहीं इस जगह पे आप 3 रखोगे और यहां पे आप 11 रखोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ए की वैल्यू जो है वही तो रखोगे एक बार में पूरी जगह। अब आप ये कहोगे कि मान लो हम ए की वैल्यू 3 ले रहे हैं इस मैट्रिक्स में, तो क्या कहोगे फिर उस वक्त कि 11 माइनस 3 तो 8 आएगा और ये क्या आएगा? 0 आएगा। अब उस कैटेगरी में फिर ये नॉन जीरो तो नहीं हो रहा है ना। अगर आप 11 रखोगे तो 11 माइनस 11 0 हो जाएगा, ये 11 माइनस 3 फिर से 8 हो जाएगा, फिर भी 0 नहीं हो रहा। आप पोजीशन के हिसाब से वैल्यू नहीं रख सकते ना। आप ये तो नहीं कह सकते यहां A3 रखो और यहां A11 रखो, ऐसे थोड़ी कहोगे। ए की वैल्यू बताओ क्या रखो, तो ए की किसी भी वैल्यू के लिए ये नॉन जीरो नहीं होने वाला है। नॉन जीरो नहीं होगा तो इसका रैंक 3 रहेगा, और इसका रैंक 3 रहेगा तो पूरे का रैंक 3 रहेगा। पूरे का रैंक 3 रहेगा तो फिर यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 ही है इसमें। और ए बी के किसी भी पेयर के लिए आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये कहा, देखो लैंग्वेज यूज करी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, सभी ए के लिए ये आपका आंसर होगा इसका। इसका क्या बोला? विच पेयर ऑफ द वैल्यूज ए बी डज द सिस्टम हैव मोर देन वन सॉल्यूशन? कौन से पेयर के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशन? तभी तो बोला एक से ज्यादा सॉल्यूशन कभी मिलेगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। नहीं तो इस बात को ये भी कह सकते थे कि किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उन्होंने जानबूझ के वर्ड यूज किया मोर देन वन, यानी उनको पता है कि इसका आंसर 1 ही आना है। उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये यूनिक सॉल्यूशन बनाना ही है। जैसे बनाना है यूनिक सॉल्यूशन, फिर वो कहना चाहते हैं क्या आपका दिमाग कभी ऐसे चलेगा कि भाई किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन है? तो बच्चे कुछ 5-10% बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, बी की वैल्यू 3 हो जाए, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसका मतलब इसकी रैंक छोटी हो जाएगी, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फिर वो लिख देते हैं बी की वैल्यू 3 के लिए, गलत हो जाएगा। बी की वैल्यू 3 रखो, ए की वैल्यू 3 रखो, 11 रखो, कुछ भी रखो आप, एक टाइम पर एक वैल्यू रखो, कुछ भी रखो। बी पे तो ये अपना डिसीजन पहुंचने ही नहीं दे रहा। कहना चाहिए बी पर तो ये आंच आने ही नहीं दे रहा। कौन? ए। ये खुद ही डिसाइड कर दे रहा है कि रैंक जो है वो 3 रहेगी या 3 से कम रहेगी। तो किसी भी वैल्यू के लिए 3 रखो तब भी यहां पर नॉन जीरो रो मिलेगी, 11 रखो तब भी नॉन जीरो। यही 2 वैल्यू थी जिनके ऊपर ये 0 होने की संभावना है। इसके अलावा 0 किया ही नहीं जा सकता उसको, क्योंकि इक्वल हमने 0 करके देख लिया, 11 और 3 वैल्यू मिल रही है आपको, और इनकी अलग अलग वैल्यू भी आप रखोगे तो भी आपका रैंक 3 ही रहेगा। इसका ए का रैंक 3 रहेगा तो फिर ये पूरे का रैंक भी 3 तो रहेगा, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि यहां पर ये डबल डबल ए आ गया, ये भी ए आ गया, इस वजह से ऐसा हुआ। ये नहीं होता ना ए, फिर ये क्वेश्चन सेम इसकी तरह होता है जैसे अभी हम ये कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में यहां कोई लैम्डा म्यू नहीं है। अब आपको क्या करना है? इनमें ऑपरेट करके इसे 0 बनाना है, ये 0 बन जाएगा। फिर एक सिचुएशन यहां लैम्डा की और एक यहां म्यू की, क्लियर कट, समझ में आ रहा है? तो वो क्वेश्चन उन्होंने 2 जगह ए रखा जानबूझ के। करो इसे, R3 माइनस R2,
लिखो R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 ऐसे। हाँ जी, तो क्या 1116 1116 0124 0124, बस यहां पे 0 आ जाना चाहिए। बाकी तो देखते हैं क्या, लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा और म्यू माइनस 10, है ना, बस यही चाहिए था, लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। अब मुझे आपसे इस क्वेश्चन में पूरा डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। देखो क्या मौका है, ध्यान से सुनो। मैं कहूं कि अगर ये 0 नहीं है, मान लो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये बताओ अगर ये 0 नहीं है तो कब वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो इतना सुनो, 0 नहीं है तो फिर यहां कभी भी 0 हो सकता है क्या? भाई बोल दिया हमने 0 नहीं है, 3 वैल्यू रख ही नहीं सकते आप। अगर ये 0 ना हो तो इसका ए का रैंक कितना होगा, 3। ए का रैंक 3 है तो पूरे का रैंक भी 3 होगा, चाहे म्यू की वैल्यू 10 हो जाए। सुन रहे हो ना? अब अगर यहां मैंने कह दिया कि 3 नहीं रख रहे तो फिर 0 नहीं आएगा ना, यहां 0 नहीं आएगा तो इसका रैंक 3 होगा। अगर लैम्डा को 3 नहीं रख रहे तो फिर यहां 0 नहीं आएगा और फिर इसका रैंक 3 होगा। तो फिर इस वजह से रो A इक्वल 3 एंड रो A कॉमा B इज ऑल्सो 3 विच इज इक्वल टू 3 द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां इस कैटेगरी में लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कहेंगे, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। आगे बात समझ। अब जरा दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो। लैम्डा तो 3 हो जाए लेकिन म्यू 10 ना हो, म्यू नॉट इक्वल 10 बट लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए, तो लैम्डा 3 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। रैंक A2 और पूरे की रैंक देखेंगे तो यहां 0 नहीं है, पूरे की रैंक 3 है। आगे बात समझ। ये वाली बात क्यों हो रही है, ये वाली ये क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि यहां रैंक A B कितनी रहेगी, 3, जो कि n के ही बराबर है। और यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्यों होगी ऐसी, ये ऐसी इसलिए होगी क्योंकि यहां रैंक A तो 2 आएगी जो कि लेस देन होगी रैंक AB से जो कि 3 है। नो सॉल्यूशन। ये किसकी कैटेगरी है, नो सॉल्यूशन की। तो यहां पर लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये लैम्डा की वैल्यू का। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तीसरी बात और बची, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये भी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। कंसिस्टेंट बोलो तो इधर बताओ, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगी 2 2 के, लेकिन लेस देन हो जाएगा फ्री वेरिएबल के, एक वेरिएबल फ्री, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, लैम्डा इक्वल 3 और म्यू इक्वल 10। ये क्यों हो रहा है बोलोगे, ये इसलिए होगा क्योंकि रो A इक्वल रो AB इक्वल टू 2 होगी जो कि लेस देन होगी n से। n तो यहां पर 3 है, n की वैल्यू यहां, n कौन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, x y z थे ना यहां, वो 3 वेरिएबल, इस वजह से। तो आपको ये डिस्कशन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सेकंड कैटेगरी वाले। बोलो क्या समझे आप, बताओ, कुछ पूछना है तो इसमें। ये मैं समझाना चाहता हूं, इस कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस का। ये वाली भी कंसिस्टेंट है, कौन सा वाला, ये भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कंसिस्ट हो रहा है, सॉल्यूशन कंसिस्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, नॉन सॉल्यूशन की। तो आपको एग्जाम में ये डिस्कशन करना है।
ठीक है, इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंसिस्टेंट है, किसके लिए नहीं। लैम्डा 3 और 10 रखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। लैम्डा कभी भी 3 मत रख देना, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और लैम्डा 3 रखो लेकिन म्यू को 10 रखना, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। म्यू को 10 मत रखना, लैम्डा को 3 और म्यू को 10 मत रखना, तो अब उस कैटेगरी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये है पूरा डिस्कशन इसका। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसी के बेसिस पर आपको ये छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए ये लिखा है। 3 क्वेश्चन है 3 कैटेगरी पर, जैसे कि हमने पहले इन सब के सॉल्यूशन किए। इसमें कहीं ए बी सी दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या बताना है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन कंडीशन बतानी है ऑन ए बी सी। किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। देखते हो क्या लिखा है, कंडीशन बतानी है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, रैंक ए बी इक्वल n3 होना चाहिए। उसके हिसाब से देख लेना। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी और सी, इस तरह से देख रहे हो। और ये क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेंस सॉल्व दिस। ध्यान से देखो, ये 1 3 1 जो लिखे ना, ये इसी के कोएफिशिएंट है। तो कुछ नहीं है, वो सीधा सीधा ये भी कह सकता था इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये घुमा फिरा के बोल देते हैं कभी कभी। इसका इनवर्स निकालने का मतलब है आप सीधा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल देना बस, और वहीं से उसकी कंसिस्टेंसी चेक करके आंसर। नहीं तो फिर इनवर्स निकालने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम, उससे भी कर देंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। तो आप चाहे तो आज इसे कंसिस्टेंसी से करना, इनवर्स मत निकालना। इनवर्स हम कैली हैमिल्टन थ्योरम से करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। ठीक है जी, तो ये था बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंक, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इन दोनों कैटेगरी को बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।